हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सक्सेस पर। हम आपको लेकर आए हैं भारतीय इतिहास के वैदिक संस्कृति के कुछ प्रश्न जो यूपी ट्रिपल एससी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। वीडियो शुरू होने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए हम आज शुरू करते हैं। आज का टॉपिक वैदिक संस्कृति। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, वैदिक सभ्यता का उदय कब से माना जाता है? ऑप्शन ए सिंधु सभ्यता के पहले, ऑप्शन बी सिंधु सभ्यता के पतन के बाद, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हम आपको बता दें, वैदिक सभ्यता का जो उदय है वो सिंधु सभ्यता के पतन के बाद से माना जाता है। हमारा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। नॉर्डिक प्रजाति से कौन जाने जाते हैं? ऑप्शन ए आर्य, ऑप्शन बी ईरानी, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से ऑप्शन में से हमारा जो सही आंसर है वो आर्य हो जाएगा, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, नॉर्डिक प्रजाति से कौन जाने जाते हैं? ऑप्शन ए है आर्य, ऑप्शन बी है ईरानी, ऑप्शन सी है उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो नॉर्डिक प्रजाति से जाने जाते हैं वो है आर्य। इसका हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, नॉर्डिक प्रजाति से कौन जाने जाते हैं? ऑप्शन ए आर्य, ऑप्शन बी ईरानी, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हम आपको बता दें, जो आर्य हैं वो नॉर्डिक प्रजाति के नाम से जाने जाते हैं, इसलिए इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 3। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ माना है? ऑप्शन ए है पूर्वी एशिया, ऑप्शन बी है मध्य एशिया, ऑप्शन सी है उत्तरी एशिया, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसमें हम आपको बता दें, मैक्स मूलर ने जो आर्यों का मूल निवास स्थान माना है वो मध्य एशिया को माना है, इसलिए इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, भारत में सर्वप्रथम आर्य कहाँ बसे थे? ऑप्शन ए है सप्त सिंधु क्षेत्र में, ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र में, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सब भारत में सर्वप्रथम आर्य जो बसे थे वो सप्त सिंधु क्षेत्र में बसे थे, इसलिए इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, वैदिक काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी है हमारा 2, ऑप्शन सी हमारा 3 है, ऑप्शन डी है हमारा 6। तो जैसा कि हम जानते हैं, वैदिक काल को 2 भागों में विभाजित किया गया है, ऋग वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल, इसलिए इसका हमारा राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है हमारा, वैदिक काल का प्रथम कालखंड क्या है? ऑप्शन ए है 1500 से 1000 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी है हमारा 1000 से 600 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी है हमारा 1500 से 600 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो है प्रथम कालखंड माना जाता है 1500 से 1000 ईसा पूर्व, इसलिए इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। उत्तर वैदिक काल का दूसरा कालखंड क्या है? ऑप्शन ए है 1500 से 1000 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी है 1000 से 600 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी है 600 से 1000 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1000 से 600 ईसा पूर्व। चलिए हम अगले सवाल पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला सवाल, सूक्तों का संग्रह है, इनमें से किसमें सूक्तों का संग्रह है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऋग्वेद, ऑप्शन ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल पर हम चलते हैं। यज्ञ संबंधी सूक्तों का संग्रह किस वेद में है? ऑप्शन ए यजुर्वेद, ऑप्शन बी अथर्ववेद,
ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी ऋग्वेद। तो इसका जो है यज्ञ संबंधी जो सूक्त हैं उनका संग्रह यजुर्वेद में किया गया है। तो इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 है हमारा, गीतों का संग्रह किस वेद में है? ऑप्शन ए यजुर्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद, ऑप्शन डी ऋग्वेद। तो जो गीतों का संग्रह है वो सामवेद में है, इसलिए इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऋग्वैदिक साहित्य में कबीले को क्या कहा गया है? ऑप्शन ए राजन, ऑप्शन बी जन, ऑप्शन सी सरदार, ऑप्शन डी शासक। तो ऋग्वैदिक साहित्य में कबीले को जन कहा गया है, इसलिए इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जन। प्रश्न नंबर 12 है हमारा, कबीले के सरदार को क्या कहते थे? ऑप्शन ए जन, ऑप्शन बी सरदार, ऑप्शन सी राजन, ऑप्शन डी विस्पति। तो इसमें जो कबीले के सरदार को कहते थे वो राजन कहते थे, इसलिए इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा और हम अपना राइट आंसर ऑप्शन सी लगाएंगे। अगला सवाल है, ऋग्वेद में जन का कितनी बार उल्लेख हुआ है? ऑप्शन ए 170 बार, ऑप्शन बी 175 बार, ऑप्शन सी 275 बार, ऑप्शन डी 180 बार। तो ऋग्वेद में जन शब्द का 275 बार उल्लेख हुआ है, इसलिए हमारा इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। ऋग्वेद में विष का कितनी बार उल्लेख हुआ है? ऑप्शन ए 140 बार, ऑप्शन बी 187, ऑप्शन सी 170, ऑप्शन डी 275। तो ऋग्वेद में जो विष का उल्लेख हुआ है वो 170 बार किया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? ऑप्शन ए जाति पर, ऑप्शन बी धर्म पर, ऑप्शन सी कर्म पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऋग्वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म पर आधारित थी, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आर्यों का मुख्य पेय क्या था? ऑप्शन ए सोम, ऑप्शन बी जौ, ऑप्शन सी एब, ऑप्शन डी शरबत। तो इसमें जो है आर्यों का मुख्य पेय था वो सोम था, और जो उनका मुख्य खाद्य पदार्थ था वो एब, जिसे जौ कहते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, किस वेद को ऋग्वेद का उपवेद कहा जाता है? ऑप्शन ए यजुर्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी आयुर्वेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो ऋग्वेद को उपवेद जो कहा जाता है वो आयुर्वेद को बोला जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा 18 नंबर, ऋग्वैदिक काल की सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी सरस्वती, ऑप्शन डी कावेरी। तो इस सवाल का जो सही आंसर होगा हमारा वो सरस्वती हो जाएगा, मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 है हमारा, ऋग्वैदिक काल में किस नदी का उल्लेख 3 बार हुआ है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी सरस्वती, ऑप्शन सी यमुना, ऑप्शन डी कोसी। तो ऋग्वैदिक काल में यमुना नदी का 3 बार उल्लेख किया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यमुना। चलिए अगला सवाल देखें। प्रश्न नंबर 20 है हमारा, ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक महत्व किस देवता को था? ऑप्शन ए इंद्र को, ऑप्शन बी पशुपति को, ऑप्शन सी शनि को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक महत्व इंद्र देवता को दिया गया था, इसलिए इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है हमारा, ऋग्वेद में इंद्र को क्या कहा गया है? ऑप्शन ए देवता, ऑप्शन बी शासक, ऑप्शन सी पुरंदर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर की उपाधि दी गई है, इसलिए पुरंदर इसका सही आंसर हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 22 है हमारा, ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितने सूक्त हैं? ऑप्शन ए 225, ऑप्शन बी 250, ऑप्शन सी 525, ऑप्शन डी 120। तो ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 सूक्त हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 250। अगला सवाल है हमारा, ऋग्वेद में अग्नि का कितनी बार उल्लेख हुआ है? ऑप्शन ए है हमारा 300, ऑप्शन बी है हमारा 200, ऑप्शन सी है हमारा 250, ऑप्शन डी है 350। तो अग्नि का ऋग्वेद में जो उल्लेख हुआ है वो कुल 200 बार किया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 200। अगले सवाल पर चलते हैं, भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए आयुर्वेद, ऑप्शन बी ऋग्वेद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी यजुर्वेद। तो भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। सामवेद में ही गीतों का उल्लेख किया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सामवेद। चलिए अगला सवाल देखें, किस वेद में हाथियों के पालने का उल्लेख है? ऑप्शन ए है यजुर्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी ऋग्वेद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हाथियों के पालने का उल्लेख यजुर्वेद में किया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हम अगले सवाल की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला सवाल, किस वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख है? ऑप्शन ए सामवेद, ऑप्शन बी ऋग्वेद, ऑप्शन सी आयुर्वेद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा ऋग्वेद। चलिए अगला सवाल देखें, प्रश्न नंबर 27 है हमारा, मनुस्मृति की रचना कब हुई थी? ऑप्शन ए 250 से 100 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 200 से 100 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 250 से 200 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 100 से 200 ईसा पूर्व। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 200 से 100 ईसा पूर्व। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा कहता है, पुराणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 23। तो पुराणों की संख्या जो है वो 18 है, इसलिए हमारा इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं, सांख्य के रचयिता कौन थे? ऑप्शन ए गौतम, ऑप्शन बी कपिल, ऑप्शन सी बादरायण, ऑप्शन डी जैमिनी। तो सांख्य के जो रचयिता थे वो कपिल थे, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, योग के रचयिता कौन थे? ऑप्शन ए गौतम, ऑप्शन बी जैमिनी, ऑप्शन सी पतंजलि, ऑप्शन डी कपिल। तो हम सब जानते हैं योग के रचयिता पतंजलि थे, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 31 है हमारा, न्याय के रचयिता कौन थे? ऑप्शन ए कौटिल्य, ऑप्शन बी गौतम, ऑप्शन सी पतंजलि, ऑप्शन डी कपिल। तो हमारे जो न्याय के रचयिता थे वो गौतम थे, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला सवाल। प्रश्न नंबर 32 हमारा, पूर्व मीमांसा के रचयिता कौन थे? ऑप्शन ए है हमारा जैमिनी, ऑप्शन बी गौतम, ऑप्शन सी कपिल, ऑप्शन डी उलूक। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए जैमिनी। अगले सवाल पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 33 है हमारा, उत्तर मीमांसा के रचयिता कौन थे? इसका ऑप्शन ए है उलूक, ऑप्शन बी कदाड़, ऑप्शन डी बादरायण, ऑप्शन डी कपिल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी बादरायण। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं और देखते हैं अगला सवाल। प्रश्न नंबर 34 है हमारा, वैशेषिक के रचयिता कौन थे? ऑप्शन ए उलूक, ऑप्शन बी पतंजलि, ऑप्शन सी गौतम, ऑप्शन डी कपिल। तो इसके जो रचयिता थे वैशेषिक के वो थे हमारे उलूक, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उलूक।
अगला सवाल है हमारा, ऋग्वैदिक काल के आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन ए खेती करना, ऑप्शन बी शिकार करना, ऑप्शन सी व्यापार करना, ऑप्शन डी पशुपालन करना। तो जो ऋग्वैदिक काल के आर्य थे उनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन करना था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 36। ऋग्वैदिक काल आर्यों की भाषा क्या थी? ऑप्शन ए है द्रविड़, ऑप्शन बी है संस्कृत, ऑप्शन सी है पाली, ऑप्शन डी है प्राकृत। तो ऋग्वैदिक काल आर्य जो थे उनकी भाषा संस्कृत थी, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 37 है हमारा, ऋग्वेद काल में विनिमय के माध्यम में किसका प्रयोग किया जाता था? ऑप्शन ए मुद्रा, ऑप्शन बी गाय, ऑप्शन सी भूमि, ऑप्शन डी दास। तो ऋग्वेद काल में विनिमय का जो मेन माध्यम था वो था गाय। विनिमय में जो व्यापार होता था, लेन देन की प्रक्रिया जो थी वो गाय से करते थे। प्रश्न नंबर 38 है हमारा, भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य जो कि सत्यमेव जयते है कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए है हमारा ऋग्वेद से, ऑप्शन बी कठोपनिषद से, ऑप्शन सी मुंडकोपनिषद से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मुंडकोपनिषद। अगला सवाल है, आर्य किसकी पूजा करते थे? ऑप्शन ए गाय की, ऑप्शन बी माता की, ऑप्शन सी पिता की, ऑप्शन डी प्रकृति की। तो जो आर्य थे वो प्रकृति की पूजा करते थे, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रकृति की। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 40 है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? ऑप्शन ए पुरोहित, ऑप्शन बी शूद्र, ऑप्शन सी सेनानी, ऑप्शन डी सोमरस। तो जो शूद्र हैं उनका ऋग्वेद के 10वें मंडल में पहली बार उल्लेख किया गया है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शूद्र। प्रश्न नंबर 41 है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? ऑप्शन ए सामवेद, ऑप्शन बी ऋग्वेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद, ऑप्शन डी यजुर्वेद। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऑप्शन ए सामवेद, ऑप्शन बी ऋग्वेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद, ऑप्शन डी यजुर्वेद। तो सबसे पुराना प्राचीनतम वेद जो है वो ऋग्वेद है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऋग्वेद। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था कौन सी थी? ऑप्शन ए समिति, ऑप्शन बी सभा, ऑप्शन सी विदत, ऑप्शन डी परिषद। तो ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीनतम राजनीतिक संस्था जो थी वो सभा थी, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा प्रश्न नंबर 44, उत्तर वैदिक काल के लोगों ने किस धातु की खोज की थी? ऑप्शन ए है हमारा सोना, ऑप्शन बी कांसा, ऑप्शन सी चांदी, ऑप्शन डी लोहा। तो उत्तर वैदिक काल के जो लोग थे उन्होंने सबसे पहले लोहा की खोज की थी, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं। प्रश्न नंबर 45 है हमारा, झेलम नदी का प्राचीनतम नाम क्या है? ऑप्शन ए वितस्ता, ऑप्शन बी परुषणी, ऑप्शन सी बिपाशा, ऑप्शन डी कुभा। झेलम नदी का प्राचीनतम नाम वितस्ता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वितस्ता। प्रश्न नंबर 46, रावी नदी का प्राचीन नाम क्या है? ऑप्शन ए वितस्ता, ऑप्शन बी परुषणी, ऑप्शन सी कुभा, ऑप्शन डी बिपाशा। तो रावी नदी का प्राचीन नाम परुषणी है, इसलिए इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है हमारा प्रश्न नंबर 47, ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या है? ऑप्शन ए कुभा, ऑप्शन बी बिपाशा,
ऑप्शन सी बेतस्ता, ऑप्शन डी गंगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। ब्यास नदी को बिपाशा नाम से जाना जाता था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बिपाशा। चलिए अगला सवाल है हमारा, घग्गर नदी का प्राचीन नाम क्या है? ऑप्शन ए घग्गर, ऑप्शन बी सुबास्तु, ऑप्शन डी कुबू, ऑप्शन डी है दृष्टवती। तो इसमें हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, दृष्टवती। घग्गर नदी को प्राचीन काल में दृष्टवती नाम से जाना जाता था। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। नदी का प्राचीन नाम क्या है? ऑप्शन ए कुभा, ऑप्शन बी कुभू, ऑप्शन सी सुबास्तु, ऑप्शन डी गोमती। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसका हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, कुभा। काबुल नदी का प्राचीनतम नाम कुभा है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। चिनाब नदी का प्राचीन नाम क्या है? ऑप्शन ए कुभू, ऑप्शन बी शदानीरा, ऑप्शन सी अश्किनी, ऑप्शन डी बिपाशा। तो चिनाब नदी का प्राचीनतम नाम अश्किनी है, इसलिए इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, गंडक नदी का प्राचीन नाम क्या है? ऑप्शन ए कुभू, ऑप्शन बी गोमती, ऑप्शन सी सदानीरा, ऑप्शन डी कुभा। तो गोमती नदी को ही गंडक नदी कहते हैं आज, इसलिए गंडक नदी का प्राचीन नाम गोमती नदी है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। अगले सवाल पर चलते हैं। गोमाल नदी का प्राचीन नाम क्या है? ऑप्शन ए कुभू, ऑप्शन बी सुबास्तु, ऑप्शन सी गोमती, ऑप्शन डी गंगा। गोमाल नदी का प्राचीन नाम गोमती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किस वेद में जादू टोना का उल्लेख है? ऑप्शन ए सामवेद, ऑप्शन बी अथर्ववेद, ऑप्शन सी ऋग्वेद, ऑप्शन डी यजुर्वेद। तो जादू टोना का जो उल्लेख किया गया है वो अथर्ववेद में है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखें। प्रश्न नंबर 54 है, कौन सा ग्रंथ कर्मकांड प्रधान वेद है? ऑप्शन ए सामवेद, ऑप्शन बी अथर्ववेद, ऑप्शन सी ऋग्वेद, ऑप्शन डी यजुर्वेद। कर्मकांड प्रधान जो वेद है वो हमारा यजुर्वेद है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 18। तो ऋग्वेद में 10 मंडल 1028 सूक्त हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 10। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? ऑप्शन ए 1034, ऑप्शन बी 1028, ऑप्शन सी 1024, ऑप्शन डी 1025। तो ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 57 है हमारा, उपनिषदों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 110, ऑप्शन बी है 108, ऑप्शन सी है 266। तो इसमें हमारे उपनिषदों की संख्या जो है वो 108 है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 58 है, वेदांग की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 24, ऑप्शन डी 80। वेदांगों की संख्या 6 है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक एंड शेयर कर देना। प्रश्न नंबर 59 है हमारा, उत्तर वैदिक काल में मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन ए पशुपालन, ऑप्शन बी खेती, ऑप्शन सी व्यापार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर वैदिक काल के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वो पशुपालन था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पशुपालन।
प्रश्न नंबर 60 है हमारा, कितने कबीलों को जन कहते थे? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 9। तो 5 कबीलों के ग्रुप को जन कहते थे, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 5। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। लाइक और शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों तक ज़रूर भेजें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।